कहा जाता है कि वहां पे एक साधु जी होते थे, वहां पे तपस्या करते थे, उस धरती के अंदर ही वो गुफा है, और धरती ऐसी गुफा है वो, उसका कहीं भी अंत नहीं है। तो जितनी वो गुफा अंत नहीं है, उतनी ही डरावनी गुफा है वो। तो वहां पे ऐसा था कि आप श्रीखंड की कभी भी यात्रा करोगे ना रात को, तो एक वो भीम घाटी के बाद एक ऐसा एरिया आता है, वहां पे आपको नेगेटिविटी फील होगी, आप कभी भी जाओगे तो वहां पे। अभी पिछले साल अगर आप न्यूज देखोगे तो वहां पे 40 लोग आज तक लापता हुए हैं, जिनमें से आज तक आधे लोग, क्योंकि हमारे साइड पहाड़ों में देवते भी होते हैं, जहाँ पे देवते होते हैं उन सभी जो पहाड़ के होंगे उनको भी पता है। वहाँ पे जो गद्दी ट्राइब है, जिनको नहीं पता है, एक गद्दी ट्राइब ऐसी है कि वहाँ पे लोग होते हैं जो, बट एक आपको बताऊंगा, राधाष्टमी वाले दिन जितने भी चेले होते हैं ना पूरे हिमाचल के, जम्मू के, तो उस पानी के बीच से जाते हैं वो। असली चीज दर्शन करने की वही है, वहीं से आपको समझ आएगा कि। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम लेके आए हैं आपके लिए एक और शो, और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो सिर्फ 21 वर्ष के हैं। मैं अगर आपको रिसेंट उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो उन्होंने जो अपना साइकिल ट्रैक है वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान किया था। तो आइए मैं आपको मिलाता हूं आशु भाई से, जो नालागढ़ से हैं। इतनी सब जानकारी जानने के बाद आइए हम मिलते हैं आशु भाई से। राम राम भाई। हर हर महादेव। और कैसा लगा आपको हमारा सेटअप? बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, बट ऐसे लग रहा है कि कहीं मैं दिल्ली या चंडीगढ़ साइड बैठा हूँ। अरे भाई बहुत बहुत आभार आपकी ऐसी बातों के लिए। तो हम सब ने देखा कि अभी आप एक साइकिल ट्रैक पे गए थे, जो कि मैंने अभी इंटरव्यू में बताया। हाँ जी। तो घर वालों की तरफ से कितना फोन आया, सबसे पहले तो ये बताओ आप। घर वालों की तरफ से तो फोन ही, मतलब झाड़ू जो आया, सब कुछ आया, मतलब वॉइस मेल ऐसी आई कि मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ। मतलब जैसी सिचुएशन थी ना उस टाइम, वॉर भी वहां पे चालू हो चुकी थी, तो ये था घर वालों को टेंशन भी हो चुकी। उससे पहले वॉर का शुरू हो चुका था, बट ये था कि तब जैसे उस दिन पठानकोट में, क्योंकि मैं जिस रास्ते से जा रहा था चंबा के लिए, वो पठानकोट में ही रास्ता पड़ता था। तो वहां पे जब वो बम गिरे, आपने देखा ही होगा, वहां पे डिजिटल जो भी चला हुआ था तब, तब ऐसी क्रिएशन हो गई थी कि जहां से मैं जा रहा था साइकिल पे ना, वहां पे मेरा जो वो था फोन था वो बंद ही हो चुका था। तो उस टाइम मैं बता नहीं सकता हूँ मेरे साथ क्या क्या फील हुआ था उस टाइम। बहुत इंसिडेंट्स हुए थे मेरे साथ उस टाइम। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि आशु भाई को काफी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो जब इन्होंने यात्रा शुरू की थी उसी टाइम, अगर आप न्यूज चैनल देखते ना, तो उसमें आ रहा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। तो मैं यही देख रहा था कि भाई जो है वो किस प्रकार अपने लगन से, महादेव की लगन में एक बंदा लग जाता है ना, वो पीछे नहीं हटता। और वो मेरे को इन्होंने रियलाइज करा दिया, आंखों देखी, कि अगर बंदा लग जाता है ना किसी की लगन में, और महादेव तो महादेव है जी, उनकी लगन में लगे रहे और आप चलते गए, उसमें चलते गए, तो लोगों ने कितना सपोर्ट किया। देखो, बीइंग एनसीसी कैडेट, मैं हिमाचल प्रदेश में एक एनसीसी कैडेट रहा हूँ, मेरे पास सी होल्डर हूँ मैं। तो हमें जब मैं फर्स्ट ईयर में था, हमें समझाया गया था कि अगर इन फ्यूचर कभी भी वॉर होती है ना, तो थर्ड जो प्रायोरिटी देते हैं वो एनसीसी कैडेट्स को देते हैं। तो मैंने गोरखा रेजिमेंट के साथ, डोगरा रेजिमेंट के साथ मैंने 3 साल वर्क भी किया है, जिसकी वजह से मतलब मेरे में होप हो गई थी कि अब शायद वॉर होगी। और ये था मेरे मन में कि अब मैं कि अगर वॉर होती है तो मैं जरूर जाऊं वहां पे। तो मेरा ये था कि मैंने मणिमहेश भी जाना है, तो मुझे ये था कि अगर वॉर होगी तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ये था अगर वॉर होती है उससे पहले मैं महादेव के दर्शन करूंगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो। तो इस वजह से मैं मणिमहेश कैलाश की यात्रा में निकल गया था। मेन रीजन ये था। मैंने आप सबको बताया भी कि हमारे आशु भाई जो है वो कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो रीसेंट एक्सपीरियंस जो है आशु भाई का, उसके साथ बात कर रहे हैं। मगर भाई हमें आप बताओ कि स्टार्टिंग एक्सपीरियंस कैसे थे आपके, जब आपने स्टार्ट किया ये, और क्यों स्टार्ट किया आपने? बस स्टार्ट तो ऐसे किया था कि एक मेरा फ्रेंड था दूर का, वो भी यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया था उसने। बस मेन रीजन ये था, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, बट जब फर्स्ट टाइम उसने वीडियो वगैरह शुरू करी थी, उसने हमने बहुत हेल्प करी थी उसकी। बस एक पॉइंट आ गया था, वो हिट कर गया था मुझे। जब वो मतलब वीडियो बना रहा था, मेरा फ्रेंड था दूर का, बट हमने काफी हेल्प करी थी। जब वो वीडियो बना रहा था, उसने हमें बस एक वीडियो में नहीं लिया था। मेन रीजन ये था, उस बंदे ने मुझे वीडियो में नहीं लिया था। काम करने के बाद भी मैंने बस ऐसे बोल दिया था कि भाई मुझे भी ले लो वीडियो में, मजाक के वे में। तो वो चीज हिट कर गई थी, उस बंदे ने मुझे वीडियो में नहीं लिया, तो उसके बाद मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी। तो आज आप उसको वीडियो में लेंगे? अब मैंने हमेशा मैं ऐसा है कि जो मेरे साथ स्टार्टिंग से है मैं उसके साथ ही चलाऊं, बट मेरे दिल में कभी भी ऐसा नहीं है, आज भी वो मेरे साथ बंदा है
बट मैं कभी एक्सप्रेस नहीं करी मैंने चीज वो आज तक, बट आज देख रहा होगा तो आपके ब्लॉग स्टार्टिंग में कंटेंट रिलेटेड थे, हाँ जी। मगर अब जो आपके ब्लॉग हैं वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है कि हिमाचल की जानकारी देना और हाँ ये जी। सारी चीजें। तो आपकी ये जर्नी कैसे ट्रांसफर हुई, आपको कब समझ आ गई कि नहीं भाई जो हम कर रहे हैं उससे हमें इस चीज में शिफ्ट करना चाहिए, तो हमारे मेरी जो ऑडियंस है उससे मैं और कनेक्ट हो पाऊंगा, ऑडियंस मेरे से और कनेक्ट हो पाएगी। उसके बारे में आप थोड़ा बताओ कि ताकि जो हमारे और भी मेरे जानकार दोस्त हैं, आपकी ऑडियंस में कोई और चाहते हैं, वो कैसे करें। इसका मेन बस एक ही रीजन है कि मेरे मोम डैड, मेरे जैसे डैड है, वो मतलब काफी बीमार रहते हैं। उनका सपना था कि मणिमहेश जाना है, उन्होंने श्रीखंड जाना है। और आपको पता है जब बद्रीनाथ अगर कोई आ जाता है यहाँ से फिर जा ही नहीं सकता है वो, या अगर एक दो छुट्टी भी लेनी हो नहीं मिल पाती है यहाँ पे। तो उनको ये था कि वो भी मणिमहेश जाए, श्रीखंड जाए। मेरे डैड बहुत बीमार रहते हैं तो उनका सपना था कि श्रीखंड जाना था। तो मैं फर्स्ट टाइम श्रीखंड निकल गया था बिन सोचे हुए। फिर मेरे साथ जैसे मतलब मैंने उनका ड्रीम करा एक तरह से पूरा कि श्रीखंड जाना था। मैंने वो उनको वहां के दर्शन कराए, लाइव दर्शन भी कराए थे बीच में मैंने, जहां मुझे सिग्नल मिला था। तब मुझे पता लगा, जब मुझे पता लगा था कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनसे नहीं चल होता है, बट उनके ड्रीम्स होते हैं कि हमने वहां पे दर्शन करने जाना है। तो मैंने बस अब एक ही साइड लगा दी कि महादेव की ही नगरी में घूमना है, जहां पे भी जाऊंगा सभी को दर्शन करवाऊंगा, बस ये था। मगर बीच में आप खाटू श्याम जी के मंदिर गए थे, वहां आपके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ। चलो अब वो आप सभी देख ही सकते हो कि वीडियोस भी देख रहे होंगे आप। तो फर्स्ट टाइम मैं खाटू श्याम गया था, एक ही बार गया था, पिछले साल गया था सबसे पहले जयपुर में, जब मैं कोर्स करने गया था 3 मंथ्स का। तो मेरा ये था भी खाटू श्याम भी जाके आता हूँ। जैसे मैं खाटू श्याम की लाइन में लगा, देखो जहाँ पे अब इतना पवित्र मंदिर है वो, वहां पे भीड़ होनी है, वो सभी को पता है। जी। बट जैसे मैं लाइन में लगा तो हमें, जैसे हम उस पॉइंट पे पहुंचे जहां से दर्शन होते हैं, तो वहीं पे मुझे उस टाइम धक्का मारा और दर्शन भी नहीं हुए मेरे। ऐसे मतलब मेरे साथ ही नहीं हुआ, वहां पे लाखों लोगों के साथ होता है। अगर आप एक बार झलक देखने लगोगे खाटू श्याम जी की, तो आपको उठा के वो आगे फेंक देंगे। तो मतलब यहाँ पे, और उसी टाइम मैं देख रहा हूँ कि जो वीआईपी कल्चर था वहां पे कोई, आई थिंक कोई आया होगा नेता नूता या अपनी कौन था, तो उस बंदे को भाई 10 से 15 मिनट तक वहीं पे खड़ा के रखा खाटू श्याम पे। और मतलब हम आम लोग हैं तो हमें ऐसे भगा के मारे। इस वजह से मैं नहीं जाता हूँ इन जगह पे। मेरा ये है कैलाश घूमू, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे दिल, जिसमें मतलब दिल है ना, वो ही पहुंच पाता है ऐसी नगरी में। ये हम सभी को पता है कि कैलाश में भी वही सुकून मिलता है, हाँ और जो मंदिर है उसमें भी वही सुकून मिलता है। तो आपको कितना इसमें डिफरेंस लगा कि यहाँ के मंदिर में और कैलाश पर्वत में, महादेव जी की नगरी में। कैलाश में तो ऐसा है, देखो आप कभी भी कैलाश मंदिर में जाओगे ना, सबसे पहले आपको 18 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऐसी यात्रा मिलेगी। तो जो माइंड सेट होता है ना बंदे का, पहले ही हालत हो जाती है कि यार पहुंचेंगे कैसे। तो मैं आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अभी आज से 3 साल पहले मणिमहेश कैलाश में गया था। मेरे भाई हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, वो उनकी ड्यूटी थी तब वहां पे, तो वो मुझे लेके गए थे वहां पे। होप था कि मतलब लोगों में इतना था कि उस कैलाश में ना कुछ दिखता है, तो मन में यही लेके चल गया था वहां पे। पहले तो गए हम 13 किलोमीटर कुबती होके गए थे। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, कमल कुंड के पास गया था मैं। तो वहां पे ऐसा होता है ना कि जब आप इतने मतलब संघर्ष करके जाते हो यात्रा पे, अब यात्रा का ये होता है कि सीधी यात्रा नहीं होगी कभी भी। अगर मणिमहेश जाते हो श्रीगढ़, तो आपको यात्रा ऐसी सीधी मिलेगी। तो वहां पे ये है कि आपके पैर से लेके हर चीज दर्द हो जाएगी भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल होती है यात्रा। और मैं आज तक जितनी भी बार गया हूँ, मैं ऑफ सीजन में गया हूँ जब बर्फ होती है या कोई नहीं होगा वहां पे। तो मतलब ये है कि जब आप उस पॉइंट पे मतलब इतना संघर्ष करने के बाद कैलाश पर्वत सामने दिखता है ना, वो जो फील है ना, वो जो वहां पे पहुंचा है वही देख सकता है वो फील, वही महसूस कर पाया है। हाँ जी। हमारे हिमाचल में पहाड़ जितने सुंदर है ना, उतने ही सुंदर उसकी गुफाएं भी है। हाँ जी। तो हमने देखा आप भी एक गुफा में गए थे, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस आप बताओ। उसका एक्सपीरियंस तो मतलब बता ही नहीं सकता, बहुत डेंजर था। अगर मतलब कोई ये सुन भी रहा है ना अभी, तो उस लोकेशन पे जाना मत, जिनको भी पता है ना ही लोकेशन का नाम बताना। एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरा फ्रेंड एक ऊपर पहाड़ से है, अच्छा। तो मैं मंदिर में जाता रहता हूँ, हर साल जाता हूँ वहां पे। तो वहां से काफी दूर जाके एक गुफा है, वहां पे ऐसी गुफा है कि उसका कहीं अंत ही नहीं है। बस वो मेरे दिमाग में आ गया कि अंत नहीं है, तो फिर एकदम से हो गया अंदर से कि उस जगह पे अंत करके आना हो। बस पहुंचना है, जैसे मर्जी पहुंच तो हम गए थे, जैसे तैसे पहुंच गए। बट एक गलती हो गई थी हमारे साथ कि हम लाइट्स वगैरह, टॉर्च वगैरह कुछ भी लेके नहीं गए थे। हम उस गुफा में बढ़ गए। तो मेरे साथ होता है अभी भाई, होता है एक लंबे बालों वाला, तो वो बंदा रुक गया वहीं पे बाहर। हमें एक बंदा चाहिए था बाहर ताकि कुछ हो देख ले वो। तो हम उस गुफा में चल तो गए। जब जैसे हम उस गुफा के अंदर जाते रहे, उस गुफा का अंत ही नहीं मिला। तो सबसे बड़ी गलती हमारे से ये हुई कि हमने कोई भी, जब भी हम, ये है कि कोई भी केव में जाते, गुफा में जाते, तो हमें डायरेक्शन बनानी चाहिए। कितने जने गए थे आप? हम 2 ही जने थे तब। एक लोकल बंदा था वहां का, मतलब लोकल इन द केस ये था कि वो बाहर जॉब कर रहा है, बट ये है कि उसको उस जगह के बारे में पता था। तो
जैसे कि गुफा में जाना तो वर्जित होता है, तो आप किसी उससे गए थे, अनुमति से गए थे, आपके साथ कोई था लोकल बंदा जो आपको सपोर्ट करे? वहां पे गुफा ऐसी है कि वहां पे पता ही नहीं है किसी को उसके बारे में, गुफा में क्या है वो। बस जो लोकल बंदों को पता था उनके साथ ही गया था मैं। उस बंदे ने बताया था वहां पे कि शिव गुफा भी है, शिव जी की गुफा है वहां पे। तो गए थे हम उस जगह पे दर्शन करने के बाद। कहा जाता है कि वहां पे एक साधु जी होते थे, वहां पे तपस्या करते थे उस धरती के अंदर, धरती के पहाड़ के अंदर ही वो गुफा है। और धरती से ऐसी गुफा है वो, उसका कहीं भी अंत नहीं है। तो जितनी वो गुफा अंत नहीं है, उतनी ही डरावनी गुफा है वो। आपको परेशानी इसमें क्या क्या मिली? एक सब- तो आपने बताया कि आपने मार्किंग नहीं की थी, तो हाँ जी। उससे वापसी में आपको कितनी दिक्कत आई? पहले जैसे हम गए तो हमें मिलते हैं, मैं बोलूंगा कि मतलब जैसे छत देखते हो ना, छत पे बैट्स बोलते हैं, बैट बैट होते हैं, बैट चमगादड़? चमगादड़। चमगादड़ इतने सारे थे, जैसे हमने टॉर्च मारी फोन की तो एकदम से ऊपर आ गए। तो उस टाइम थोड़ा हो गया कि कहाँ आ गए भाई हम, ये भी कुछ ना कुछ डर सा हो गया उस टाइम, फील हो गया था। जैसे वो लाइट से भागे वहां से वो, फिर हमारे पास एक डंडा था और मैं हमेशा सिक्योरिटी के हमने उसके लिए अपने पास रखता हूँ कुछ ना कुछ, तो वही था हमारे पास और कुछ नहीं था। जैसे हम गुफा में जाते रहे हमें उसका अंत नहीं मिला। फिर ये हुआ कि अब टाइम भी ज्यादा हो गया है और हमारे फोन की बैटरी भी 5-6 रह चुकी थी। तो जैसे हम वापस जाने लगे, जब हम मुड़े तो हमें याद नहीं रहा हम कहाँ से आए। तो जो लोकल बंदा था वो चल तो पड़ा मेरे साथ, बट एक पॉइंट था कि वो खुद भूल गया हम कहाँ से आए थे। जब मैंने उसका रिएक्शन देखा ना फेस का, तो मैं खुद डर गया उसका रिएक्शन देख के कि इसको नहीं पता मैं कैसे जाऊंगा। फिर वहां पे ये था कि जो जंगली जानवर थे वहां पे मार्क से हुए हुए थे, कुछ निशान थे वहां पे। तो उसी निशान से हम पहुंचते पहुंचते बहुत मुश्किलों से पहुंचे थे वहां पे वापिस। अभी तो हम हंस रहे हैं, भाई हंस रहे हैं, मगर उस टाइम की जो सिचुएशन थी ना, वो आप फील करो या समझो उस चीज को। माइंड में इमेजिन करो कि आप गुफा में फंसे हैं, अंधेरा अंधेरा है, फोन की बैटरी भी नहीं है, ना ही नेटवर्क है। तो ये तो भाई समझ सकते हैं, और उनके साथ जो गए वही समझ सकते हैं। क्योंकि वहां पे ऐसा था, अगर चारों तरफ देखोगे ना तो आपको बस ये रास्ता वही दिख रहा है कि यहाँ से भी रास्ता जा रहा है, वहां से भी रास्ता जा रहा है। मतलब भूल भुलैया होती है गुफा एक तरह की, मतलब जाना नहीं चाहिए। या तो अगर आप जाते हो लोकल बंदा हो साथ, या मार्किंग लगा के जाएं ताकि वापस जाने में आसानी रहे। तो अब आप गुफा छोड़ के सिर्फ पहाड़ों में ही जाएंगे? वो जो प्रेम है महादेव के साथ वो तो कभी खत्म नहीं होगा, जाते रहेंगे हम जहां जहां दर्शन होंगे वहां पे, चाहे फिर गुफा हो या कुछ भी हो हम पहुंचेंगे वहां। कितने ट्रैकिंग कर चुके हैं अभी तक आप? ट्रैकिंग तो मनीमेश मैं 4 बार जा चुका हूँ। मेन मेरा होता है कि मैं कैलाश जाऊं, बस जहाँ पे शिव नगरी है वहां पे जाता हूँ मैं, बस ये है। तो आपका अब आने वाला क्या है कि कहाँ जाएंगे आप? अभी बस ऐसा करने वाला हूँ जो कि हम पूरे दुनिया में 7-8 लोग कर चुके हैं, और इंडिया में मैं 5th नंबर पे आऊंगा उसका, कुछ ऐसा करने वाला हूँ थोड़े दिनों में। अच्छा, तो हम तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपके साथ बैठ के यहाँ पे। तो अभी ये वाली जो आपकी साइकिल ट्रैक था, हाँ जी। तो वो आप स्पॉन्सर भी किया गया था, हाँ जी। तो उनके बारे में कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे स्पॉन्सरशिप कि ऐसी, उनके साथ कैसे आपको जुड़ा हुआ, कैसे बातचीत स्टार्ट हुई? बस ऐसे ही था कि जो मतलब जैसे मैं हर एक शिव नगरी में जाता रहता हूँ, तो मेरे भैया है वो, उनके नॉन थे कोई। तो भैया वो ऐसे व्यक्ति हैं, उनको मतलब अब तो वो बिजनेस लाइन में जुड़ चुके हैं। उनके काफी ड्रीम थे कि उन्होंने भी ऐसे घूमना है कहीं, तो उनको बस यही था। उन्होंने मुझे लास्ट टाइम ये बोला था कि अपने ड्रीम्स के पीछे ना कभी भी मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, और ड्रीम्स अपने जो है वो फॉलो करने हैं चाहे कुछ भी हो। तो उनको ये था कि मेरी कोई ना कोई कुछ किसी तरीके से हेल्प हो जाए, बस ये था उनका। तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है आपको? देखो स्टार्टिंग में तो भोगालियां पड़ी, बट अब ऐसा हो चुका है कि मेरे फादर को हर एक व्यक्ति मिलता है, माता श्री को भी हर एक व्यक्ति मिलता है, तो अब ये है कि अच्छे से सपोर्ट करते हैं। पहले नहीं तो गालियां मिलती थी। एकदम से कैसे कर देगी, मैं नहीं बाइक पे नहीं चलूंगा, पैदल चलने में ज्यादा मजा है? आज भी वैसे मैं बाइक पे ही जाता हूँ, बस ये है कि मेन मेरा होता है कि शिवनगरी में पहुंचना है, ट्रैक्स लगाने हैं। अब ट्रैक पे बाइक नहीं पहुंच सकता है तो ही मैं ट्रैक लगाता हूँ। ठीक। तो जब आप साइकिल पे गए अभी हाँ जी। ट्रैक करने के लिए, तो साइकिल में आपको मुश्किलें तो आपने बताया कि आपको एक बार चोट लगी, और हाँ जी। मगर हम सब देखते हैं कि रात को जो है कभी मिस्चीवियस एक्टिविटीज भी होती हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो उसके बारे में आप बताओगे, आपको कभी ऐसा लगा हो? आपने कई स्टोरी तो सुनी होंगी, तो वैसा स्टोरी कोई रियल में आपके साथ हुई हो? 2024 में मैं श्रीखंड कैलाश यात्रा पे गया था। मेरा एक दोस्त है सौरभ है, जो कि अब दुबई शिफ्ट हो चुका है। उसके साथ गया था और 2-3 जने और थे मेरे साथ। तो शिव नगरी जितनी भी आप कैलाश में जाते हो ना, तो मतलब कहा जाता है कि जहाँ पे भी शिव महाराज के, जहाँ पर भी शिव महाराज होंगे वहां पे, जो कहा जाता है कि आज से वो वर्षों पहले जब भूत प्रेत होते थे, जो जिनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो महादेव जी ने वो करे थे। तो बस वही, मतलब मैंने एक वो स्टोरी देख ली थी
तो वही दिमाग में रह गया था जब मैं श्रीखंड कैलाश गया था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि हम मेरा ये था, मैं 3 दिन में मैंने वो यात्रा खत्म करनी है, जो कि 70 किलोमीटर की यात्रा है पूरी, अप डाउन 70 किलोमीटर की है। वहां पे ऐसा है कि बंदे दूर दूर से आके भी वापस मुड़ के आ जाते हैं। तो मुझे ये था कि मैंने श्रीखंड कैलाश जैसे तैसे पहुंचना है, क्योंकि उस टाइम 40 लोग लापता हो गए थे, वहां पे बादल फटा था। तो जैसे हमने फर्स्ट डे यात्रा शुरू करी, हम 10 बजे भीम घाटी के पास पहुंच गए थे। तो हमें 2 घंटे का रेस्ट लेना था, और रात को पूरी नाइट हमने यात्रा शुरू करनी थी ताकि हम अगले दिन पहुंच पाए। तो वहां पे जैसे हमने 1 बजे वहां पे यात्रा शुरू करी, तो एक ना भीम घाटी से थोड़ा आगे जाके एक प्लेस आती है। भीम घाटी से आई थिंक 1 किलोमीटर आगे होगी, हमने रात को सफर किया था। तो वो प्लेस ऐसी होती है, वहां पे कोई भी नहीं होता है, ना दूर दूर तक लाइट होती है। और वहां पे अभी पिछले साल अगर आप न्यूज देखोगे तो वहां पे 40 लोग आज तक लापता हुए हैं, जिनमें से आज तक आधे लोग मिले ही नहीं है। तो वहां पे ऐसा था कि आप श्रीखंड की कभी भी यात्रा करोगे ना रात को, तो एक वो भीम घाटी के बाद एक ऐसा एरिया आता है, वहां पे आपको नेगेटिविटी फील होगी, आप कभी भी जाओगे। तो ये है कि रात को जब आप अकेले, और मैं उस टाइम अकेले ही चल गया था, जो मेरा ग्रुप था वो पीछे था, किलोमीटर पीछे होगा, और मैं अकेला आगे चल गया था। तो उस टाइम मुझे थोड़ा नेगेटिविटी फील हुई थी, मतलब डर सा लगा था अंदर से, क्योंकि जब मैं जा रहा था तो जंगली जानवरों की बात, तो अब जंगल में जंग होंगे ही, तो वहां पे थोड़ा फील हुआ था। तो जितनी भी शिव नगरी है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा फील जरूर होता है। तो आपका कहने की बात ये है कि अगर हमारे मन में हो तो दिखेगा, या वो सच में होता है? देखो अब मानने वाली बात है, अब जहाँ पे अगर आप भगवान को मान रहे हो तो नेगेटिविटी भी दूसरी साइड जरूर होगी, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव भी एनर्जी होती ही होती है। और ऊपर से पहाड़ पे आपको जो चीज नहीं भी पता वहां पे जाके पता लगेगी, क्योंकि हमारे साइड पहाड़ों में देवते भी होते हैं, जहाँ पे जी, देवते होते हैं उन सभी जो पहाड़ के होंगे उनको भी पता है। बिल्कुल जी। और हमने सुना भी है ऐसा काफी जगह। हाँ तो 2024 में आपके साथ ऐसी ही घटना हुई, 2025 में आप जब गए तो लड़ाई हो गई। हाँ जी। तो आपको तो नहीं लगता कि आपको घर बैठ जाना चाहिए, भी ऐसे उल्टी सीधी चीजें हो रही है? लाइफ में अगर नेक्स्ट लेवल कुछ जिंदगी में किया नहीं तो फिर क्या फायदा उस लाइफ का। और ये बात तो नहीं मन में आती कि चलो ये एक तरह से कंटेंट की भी बात हो गई है? कंटेंट कंटेंट तो ये तो अब चल रहा है, कंटेंट उससे पहले भी मैं यात्रा करता था, तब ये था कि मोबाइल में वीडियो नहीं बनाता था, अब बना रहा हूँ, तो बस ये है, ऐसा कुछ नहीं। और आप क्या चाहते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को कैसा कंटेंट दें, कि ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला हो कि ज्यादा भक्ति वाला हो? बस मेरा ये है कि जो दर्शन नहीं कर पाता, बस उन सभी को मेरा ये है कि चाहे वो बुजुर्ग है चाहे छोटा है, हर एक व्यक्ति को मैं दर्शन करवाऊं। मेन रीजन मेरा यही है बस। तो आप जब साइकिल पे भी गए पीछे, हाँ जी। तो आपने साइकिल कहाँ तक लेके गए आप उसको? मैं गया था यहाँ से, नालागढ़ से गया था उन्ना, अब तक गया था फर्स्ट डे पे। मेरा ये था, मैंने पहुंचना था तो भरमौर तक पहुंचना था, बट मैं गया था चंबा तक, क्योंकि वो शुरू हो चुकी थी जैसे मैंने उन्ना क्रॉस कर लिया था। तो मेरा ये था कि जैसे तैसे मैं जल्दी से पहुंचू वहां पे, तो मैं चंबा तक गया था। उसके बाद मैंने भरमौर से पैदल यात्रा शुरू करी थी। और हम सब जानते हैं कि हमारे हिमाचल में सबसे ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो सहायता करते हैं लोगों की। हाँ जी। तो उस समय आपकी किसी पुलिस वाले ने ऐसी सहायता की हो, या सभी दो चार ग्रुप ने आपकी सहायता की हो, या आपको रोका हो कि आगे मत जाओ, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ? पुलिस वालों ने तो नहीं, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था जो चंबा वाइल्ड लाइफ का, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। और जो बजरंग दल था चंबा का, वहां के लोग मुझे काफी मिले थे, उनको जैसे पता लगा था कि कोई नालागढ़ से आ रहा है, तो काफी परमार जी कुछ ऐसा नाम था उनका, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। और मतलब बहुत ज्यादा खुश हुए थे, वो खुद ही बोल रहे थे कि पहली बार कोई नालागढ़ से आया है जो कि साइकिल पे है। पहले तो सारे मतलब शौक हो गए थे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। फिर काफी बंदे मिलने भी आए चंबा में, बट मुझे ये था कि मैंने जल्दी से जल्दी पहुंचना है और अपने दर्शन करके वापस आना है। तो मतलब ये काफी सपोर्ट भी मिला था वहां पे, लोकल लोगों ने बहुत मतलब वो हेल्प करी थी वहां पे। आपने अपने यात्रा की शुरुआत कब की थी? मतलब कब आप सबसे, कौन से सन में आप सबसे पहले गए थे ट्रैक पे? हाँ, मणिमहेश यात्रा पे। मणिमहेश में। तो मेरे भाई जो हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, जिनकी ड्यूटी लगती है ज्यादा पहाड़ में लगती है। तो वो आई थिंक वो 6-7 साल से यात्रा पर ही हैं, हर साल जाते हैं वो और भंडारे भी जाते हैं। आप स्टार्टिंग में कौन से सन में गए थे? मैं गया था 2023 में गया था फर्स्ट टाइम। 2023 से 2025 तक हाँ जी। आपने क्या डेवलपमेंट देखी कि वहां शिव जी की नगरी में कितना मन लगता है? मन तो देखो, जब भी आप जाओगे ना वहां पे, मतलब वो जब आपने वो पहाड़ के दर्शन कर लिए, तो उसके बाद जो जो भी आपकी लाइफ में वो संघर्ष है ना, स्ट्रेस है, कुछ भी है, उस टाइम वो आप भूल जाओगे। उस टाइम आपको कुछ भी फील नहीं होगा, बस महादेव की नगरी होगी और आप होंगे। मतलब वो है, जब तक आपने वो चीज एक्सपीरियंस की, मैं फील ही नहीं करवा सकता आपको कैसी चीज थी वो। और अगर हम फैसिलिटीज की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो कुछ वहां पे सरकार उस तरफ भी कुछ देख रही है?
हाँ जी, अब तो मतलब जब मैं गया था 2023 में, तब तो ये था कि सिग्नल तक नहीं होते थे। भरमौर में सिग्नल होते हैं, हड़सर जहाँ से यात्रा शुरू होती है वो हड़सर जगह है। वहाँ से सिग्नल खत्म हो जाते हैं मतलब सारे। और अब मैं रिसेंटली जब जाके आया, तो वहाँ पे आपको टॉप तक भी सिग्नल मिल ही जाएँगे। तो काफ़ी अब तो अच्छा हो गया है, पहले ये था कि पैदल ही जाना पड़ता था। अब हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी हो चुकी है, अब काफ़ी कुछ है वहाँ पे। मतलब सरकार भी बहुत इसको इंक्रीज़ कर रही है कि ताकि कोई कोई भी श्रद्धालु आ रहा है दूर से, आसानी से ऊपर तक और पहुँच वहाँ पाए। टेंट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। खाने के लिए तो देखो सबसे बेस्ट बोलूँगा मैं, मनाली-मनुली जाने से अच्छा अपना यात्रा करो। अब जहाँ आपने सुना होगा 120 की मैगी ये वो, अब अगर आप मणिमहेश जाते हो आपको ₹300 में वो खाना भी प्रोवाइड कराएँगे और स्टे भी करवाएँगे, तो सबसे बेस्ट है कि आप यात्रा ही करो। ये मनाली वगैरह तो बस मोह-माया है, असली स्वर्ग है जो हमारे कैलाशों में ही है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आशु भाई वहां तो महादेव जी की नगरी तो जाते ही हैं, मगर नालागढ़ के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं ना ये, कि नालागढ़ में अभी मेला लगा, उसके बारे में इन्होंने पूरी बताई भी कैसे कैसे मेले में हुआ, और नालागढ़ में क्या क्या चीजें नई नई आ रही हैं, नई दुकानें आ रही हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रही है। तो आप नालागढ़ में कितने समय से हैं? मैं आई थिंक मेरे डैड की फर्स्ट टाइम यहाँ पे मेरे डैड पहले चंडीगढ़ में थे, उसके बाद जब मैं 3-4 साल का था उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था, डैड अपने साथ ही लेके आ गए थे। तो ये मेरा मेन रीज़न ये है कि नालागढ़ को दिखाने का, कि अब हर एक व्यक्ति की नज़र में यही है, सोच यही है कि नालागढ़ बद्दी का नाम आता है तो गंद दिखता है उनको, माइंड ऐसा हो जी। चुका है इस टाइम। अब सीधी-सी बात है, जहाँ इतनी ओवर पॉपुलेशन होगी वहाँ पे गंद ऑटोमैटिकली होगा। बट ये है कि अब जहाँ पे नेगेटिविटी वहाँ पे पॉजिटिविटी भी होती पर ही ये है होती है। कि अगर गंद है तो सुधारना भी तो हमारा ही काम है उसमें। हाँ जी, तो ये देखो अब बेशक यहाँ पे गंद है तो ये भी देखना चाहिए पूरे इंडिया को, इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया में हमारे नालागढ़ में सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है। जी। तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा तरक्की बेस्ड है हमारा नालागढ़, और इतने ज़्यादा लोगों को उन्होंने काम-कार दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि नालागढ़ में भाई जो है हमारे बहुत इंफॉर्मेशन चीजें देते हैं, मगर उसके साथ साथ जो गंद यहाँ डल रहा है उसको सफाई करने का भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप कूड़ा डालोगे उसको सफाई करने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी परसों 3 दिन पहले की बात है, आग लगी थी नालागढ़ में जंगल में, आप सबने देखा भी होगा उसको। भाई ने उसमें बहुत काम किया और उसके लिए स्पेशल स्टोरी भी डाली थी। हम नहीं जा पाए क्योंकि बद्दी से नालागढ़ बहुत दूर, मगर फिर भी इनके साथ जो लोग जुड़े उनका एक्सपीरियंस मैं भाई से जानूंगा। तो भाई आप तो चलो एनसीसी के कैडेट हैं, तो आपको तो ये सारी चीजें आती है, मगर जो आपके साथ लोग जुड़े उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं जब ना हमीरपुर से आ रहा था, जैसे मेरे जो कज़न है उनके बेबी हुआ था तो वहाँ से आ रहा था मैं। तो जैसे ही मैं नंगल पहुँचा, अब आप सभी को पता होगा 4 लेन बन चुका है, बहुत अच्छा रोड है। तो अब ज़्यादातर हमारी जो जनता है वो फोर पंजारी लेन होके ही से। निकलती है हाँ वहाँ जी। के। तो मैं जैसे ही नंगल पहुँचा तो वहाँ से मुझे दिखा कि धुआँ ही धुआँ हो रखा है नालागढ़ में पूरा, कि जंगल फिर किसी ने आग लगा दी होगी। तो जैसे ही मैं नालागढ़ पहुँचा तो लोग कई ऐसे भी थे जो पिंड वाले थे, ऐसे बोल रहे थे कि ये कुदरत ने आग लगा दी है। और आज तो अब आप सभी को पता है भी कुदरत कहाँ आग लगाता है, ये कौन सा अमेज़न जंगल है। तो ये काफ़ी लोगों ने पूछा था अमेज़न जंगल क्या है ये? तो बट अब आप सभी को पता है आग लग रही है, वो भगवान ने तो लगाई नहीं होगी, खुद ही किसी ने कर्म किए हैं हमने। तो कुछ नहीं था, मैं जैसे मैं नालागढ़ पहुँचा, अपने 2-3 दोस्तों को फ़ोन किया और हम निकल गए जंगल को। और जंगल में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे हमें 3 गार्ड मिले जो कि फॉरेस्ट के 3 ही गार्ड थे वहाँ पे। अब मेरा प्रश्न यही है कि अभी आपने देखा होगा वन मित्र की भर्तियाँ हुई, कितने हज़ारों बच्चे भर्ती हुए हैं। जी। तो वहाँ पे ना कोई वन मित्र मिला हमें, 3 फॉरेस्ट के बंदे मिले, जो कि मतलब आग के बीच में बढ़-बढ़ के आग बुझा रहे थे, साइड में रास्ता बना रहे थे कि आग ज़्यादा ना पहुँचे। तो मेरे 2-3 दोस्त आ भी गए मेरे साथ। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आग इतनी ज़्यादा वहाँ पे लगी थी, तो जैसे में रात हो चुकी थी तब, तो मैं जैसे बाइक लेके जा रहा था ना, वहाँ से हिरन भागा और हमारा बाइक ना डर गए हम, एकदम से मतलब, और आवाज़ें मारता गया हिरन। तो देखने वाली बात है, देखो अब आग लगी थी, अब जानवरों को ये तो पता नहीं होगा कि हम क्यों आए, उनकी भलाई के लिए आए। तो अटैक भी हो रहे थे, ऐसा भी कुछ था कि मतलब सीधा आ रहे थे वो। तो उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे एक मोर भी मिला हमें, जी। जिसके पंखों में आग लग चुकी थी। अच्छा। तो मतलब इतनी मतलब जंगल में इतना कुछ हुआ, कोई नहीं आया। मैंने स्टोरी भी डाली नालागढ़ की कि कोई है फ्री तो आ जाओ। रात के 1-2 बजे काफ़ी लोग आए थे नालागढ़ से, जो बजरंग दल वाले ही पहुँचे थे और कोई भी नहीं पहुँचा। तो मतलब और पूरी रात मतलब आप सोच नहीं सकते हो, 3 गार्ड ही लगे रहे थे। हम भी 3 साढ़े 3 बजे वापस चल गए थे, क्योंकि वो जो आग थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। और जब हम सुबह देखते हैं, मैंने सोचा कि सुबह तक आग बुझ जाएगी, तो सुबह भी आग पूरे दिन तक नहीं बुझी थी। 4:30 बजे जाके आग थोड़ा कंट्रोल में आई थी। जब मैं लोकल लोगों के पास पहुंचा वहां पे, तो लोग मतलब जो लोकल लोग थे पहाड़ वाले, तो उनका कहना था कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। तो मेरा यही प्रश्न है कि आप पूरी रात पूरे दिन आग लगी रही, तब आपको दिखा नहीं वहां पे।
तो ये है कि फिर उनका कहने का मतलब था ये तो कुदरत आग लगाती है, बट आगे से कुछ ऐसा हो तो हर एक व्यक्ति को, अगर कोई नालागढ़ से हर एक व्यक्ति बाल्टियों में पानी भी लाता तभी वो आग कंट्रोल हो जानी थी। जी जी। अब हमारे हिमाचल में सबसे बड़ा यही दिक्कत होती है कि जब भी गर्मी होती है तो हमारे जंगलों में यहाँ पे आग लगना शुरू हो जाती है। 2014 की बात है, मैं भी हमीरपुर से हूँ, तो मैं अपने घर गया था तो वहां पे आग लगी हमारे जंगल में। तो वहां पे हम अपने घरों को बचाने के लिए उस आग को काट रहे थे। तो पहाड़ों में कोई ऐसा नहीं भी पानी का टूटी चली हुई और आप पाइप कहीं भी लगा दो। वहां पे एक हमें डंडी लेनी पड़ती है, चाहे नीम की ले लो या कुछ भी जिसमें पत्ते पत्ते लगे हों, और उससे मार मार के बुझाना होता है आग। हाँ जी। तो वो और मैंने अपने सामने सामने देखा कि हम एक कटी हुई थी और उसको हम बुझा रहे थे आग को, तो एकदम से पीछे से हवा चली तेज और आग ऐसे ऊपर को आई ना, और हम वहां से भागे। तो 3 सेकंड की बात थी, मैंने गिनती करके बताऊं, 3 सेकंड में वो पूरा पहाड़ जल गया। ऐसे ऐसे ही ही तेज हवा चली ना, और हम 3 जने थे उस टाइम भी, मतलब उस टाइम पूरा गांव लगा था पर वो बटा हुआ था पूरे पहाड़ में। तो हम 3 जने थे। तो बाद में मैंने नया नया कुर्ता सिलाया था उस टाइम, ब्लू कलर का कुर्ता पजामा चलता था, मेरे पास आज भी है वो। उसमें पूरे कुर्ते पजामे ऊपर से नीचे तक 6 छेद है आपके सारे। तो ये भी एक्सपीरियंस होते हैं हमारे। तो अगर हम आग की बात कर रहे हैं तो पानी की कैसे कर सकते हैं? अभी नालागढ़ में आपने एक टोबा भी होता है वो साफ किया आपने, हाँ जी। तो वो कहाँ था, वो एक्सपीरियंस बताओ। वो था हमारे जो राजा का महल है, तो राजा जी ने किसी समय में रानी जी के लिए वो तालाब बनाया था नहाने के लिए। तो वहां पे हर साल लोग जाते थे नहाने, बट अब कोई भी वहां पे नहीं जाता है। तो वो जगह पे मैं गया था, क्योंकि जो चीज राजा बना के गया वो हमें तो देखनी चाहिए वो। आजकल के बच्चे फिर स्विमिंग पूल में जाते हैं ना, हाँ 100 रुपए घंटा देके, फ्री में कौन जाता है? बट वो जगह इतनी मतलब अच्छी है ना, तो ये था कि जहाँ पे गंद, मेरा रीजन यही है कि मुझे कोई देख के 2-3 बंदे और लगे, ताकि जो नालागढ़ बद्दी की इमेज है ठीक हो सके। अब देखो सरकार बोल तो देती है स्वच्छ भारत अभियान, जब ऐसा कुछ होता है सारे नेता वगैरह पहुंच जाते हैं, और वो एक दिन पेड़ लगाते हैं, दूसरे दिन कोई पानी नहीं देता है। जी ताकि कोई मेरी वीडियो से सीख पाए, 10 लोग ही लगे तो मिले वही बहुत है। तो मेन रीजन यही है मेरा बस। जी जी। अगर आप पेड़ लगा भी रहे हैं ना तो उसकी देखभाल करना 1 साल तक कम से कम आपकी जिम्मेवारी होती अब आप देख सकते हो, अब आग लगी यहाँ पे, कोई भी नालागढ़ या बद्दी या कोई भी नेता ना कोई, अब देख मतलब इतनी आग लगी, आप देख सकते हो कितने पेड़ डैमेज हुए वहां पे, खत्म हो चुके हैं पेड़। पेड़ से ज्यादा जानवरों की जान, सब बहुत नुकसान हुआ है। पेड़ों की जान तो है मगर साथ में जानवर भी तो है उसमें। बहुत बहुत आप सोच नहीं सकते हो, चींटियां से लेके कितने जंगली जानवर होंगे, क्या क्या पशु पक्षी होंगे, सब तबाही हुई है वहां पे। तो अब आप देख सकते हो वहां पे कोई भी पेड़ लगाने नहीं आया, ना ही कोई पहुंचेगा। आप देख सकते हो अब नहीं पहुंचेगा कोई भी। अब किस दिन वो वर्ल्ड कुछ भी एक्टिविटी होगी उस दिन वो सभी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे समय में मेरे हिसाब से तो इतना कुछ होने के बाद पेड़ वगैरह भी लगाने चाहिए। इस समय कोई नहीं आएगा। पर आपकी जर्नी के बारे में पूछ रहा हूँ, आपकी सारी इतनी सारी चीजें आपने की है, मगर फिर भी मेरा जो ध्यान है ना मणि महेश पे जाके अटक जाता है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक ही यात्रा की है, श्रीखंड महादेव जी की। वो भी मेरी यात्रा कुछ कारण की वजह से अधूरी रह गई थी। मतलब हम 75% हमने यात्रा कर ली थी, उसके आगे वहां से लैंडस्लाइड हो गई, पुलिस वालों ने हमारा रास्ता रोक दिया, तो हम वापिस आ गए। तो मेरे को बहुत आज तक बहुत दुख होता है उस चीज। मगर मेरे को बहुत खुशी होती कि आप इतनी बार गए मणि महेश, और हमें बताओ उसके बारे में कि वहां आपको मणि दिखी, क्योंकि सब कहते हैं कि वहां मणि दिखती है और ओम पर्वत है, तो कैसी चीजें हैं? देखो, मणि महेश का नाम में ही मणि है, तो मतलब 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। लोगों को लगता है कि मणि महेश जाके पर्वत में दर्शन हो जाते हैं, बट असली चीज जो है ना वो मणि की ही है। अगर वहां पे कहा जाता है कि अगर आपके अच्छे कर्म है ना तो वो आपको चीज दिखेगी। ऐसा होता भी है। वहां पे जो गद्दी ट्राइब है, जिनको नहीं पता है कि गद्दी ट्राइब ऐसी है कि वहां पे लोकल लोग होते हैं जो उनको गद्दी ट्राइब बोलते हैं, असली देवता उनके वही है वहां पे। और ऐसा भी है मणि महेश में, जो जैसे हम आप देखते होंगे छोटे होते बाल कटाते हैं, तो जहाँ के भरमौर के जो लोग हैं छोटे बच्चों के, वहां पे आप मानोगे नहीं नंगे पैर जाते हैं वो, और अपने बाल है जो वहां पे जाके वो करते हैं, सिद्ध वगैरह होता है, जो भी होता है वो होता है वहां पे। तो मणिमहेश का ऐसा है, मेन जब आप मणिमहेश यात्रा करोगे आपने वहां पे दर्शन कर लिए, बट एक आपको बताऊंगा, राधाष्टमी वाले दिन जितने भी चेले होते हैं ना पूरे हिमाचल के, जम्मू के, तो उस पानी के बीच से जाते हैं वो। असली चीज दर्शन करने की वही है, वहीं से आपको समझ आएगा कि मणिमहेश क्या चीज है। राधाष्टमी एक टाइम पीरियड होता है, उस दिन मणिमहेश का लास्ट डे होता है। अच्छा। आप सभी को उसी दिन वहां पे दर्शन करने चाहिए, क्योंकि जब कहा जाता है कि कार्तिकेय, आपने गणेश जी का नाम हमेशा सुना होगा जी। बट वहां पे आप साक्षात मतलब कार्तिकेय जी के भी दर्शन कर सकते हो। वहां पे एक चेले होते हैं जिनको मतलब कहा जाता है कि मतलब वहां से ऊपर से ऑर्डर आता है कि
आप जितने भी चेले हो वहां पे पानी के बीच से जाते हैं ना, जब वो जितने भी चेले होते हैं, वो जो पानी होता है जो आपने मणिमहेश के शिव कुंड में देखा होगा, वो पूरा पानी ना खत्म हो जाता है 2-3 दिन के बाद, उसके बाद। अच्छा। तो आप अब कभी भी मणिमहेश यात्रा करोगे ना, तो राधा अष्टमी वाले दिन ही जाके देखना, तो आपको तब वो चीज समझ आएगी कि मणिमहेश क्या चीज है। तो आपके साथ उस समय आपने रात को भी यात्रा की है? मैंने रात को भी करी है यात्रा। तो रात को यात्रा करते करते आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई जिसमें आपको ऐसा लगा कि ये दिन या ये रात मेरी अंतिम रात है? बस ऐसा तो नहीं है, बस ये है कि मणिमहेश यात्रा ऐसी है कि बस चले रहो, जितना आप सोचोगे उतना मतलब डिफिकल्ट लगेगा आपको। ये है कि दिल में बस ओम ओम जपते जाओ, आप आराम से पहुंचोगे वहां पे। बस ये है कि जितने भी आपके दुख दर्द होंगे ना, जब मणिमहेश यात्रा आप शुरू करोगे, वो सब ख्याल आपको आएंगे। और जब एक टाइम आएगा आपके पास, जब मणिमहेश का पर्वत होगा सामने, वो सब भूल जाओगे आप। तो ये है, बाकी कुछ नहीं है, महादेव की नगरी है, महादेव का चाहा होगा तो वो बुला ही लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा। आप अकेले गए थे उस समय? हाँ, अभी रिसेंटली गया था मैं, तब अकेला ही था वहां पे। अच्छा। हाँ जी। तो पहली बार आप अकेले गए तो उस समय आपको अकेले में डर नहीं लगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान बम फेंक रहा है नहीं, और दूसरी तरफ रात है? डर तो मतलब 2-3 साल हो गए महादेव की नगरी में घूमते घूमते, अब तो डर खत्म हो चुका है। छोटे होते लगता था, बट अब नहीं लगता कहीं भी। अब मैं अकेले यात्रा करता हूँ, क्योंकि अब देखोगे आप 2-3 महीने जब यात्रा शुरू होगी, तो लाखों की भीड़ हो जाएगी वहां पे। तो ये है कि मेरा ये था कि मैं अकेले दर्शन करूं जहाँ पे महादेव की नगरी है और मैं अकेला हूँ बस। तो वो जो फीलिंग है ना, आप अपनी लाइफ में एक बार जरूर करके देखना। तो जैसे मैंने तो वीडियो में देखा, मगर आपने तो रियलिटी में देखा होगा कि बम आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से सामने सामने और वो हवा में ही खत्म हो जा रहे हैं। तो वो कैसा एक्सपीरियंस आपको लगा कि साइकिल में आप चल रहे हो, सामने से बम आ रहे हैं, तो उल्टी तो नहीं साइकिल आपने कर ली? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आप वहां पे जाओगे, चंबा से पीछे एक बॉर्डर पड़ता है बनीखेत, जो जी। कि आता है पठानकोट एरिया में ही। और वो जो बनीखेत एरिया है, वो टोटली आर्मी का एरिया है। तो वहां पे ये था कि जैसे हमें पता लगा कि वहां पे पठानकोट में एयरबेस पे 3-4 जो ड्रोन थे अटैक किया था। बेशक वो नीचे नहीं गिरे, एक कोई गिरा था पंजाब साइड गिरे, बट ये था कि पूरा अलर्ट हो गया था वहां पे। तो बनीखेत ऐसा एरिया है, जब भी कोई वॉर सिचुएशन होती है, तो मेन जो मकसद होता है उग्रवादियों का कि वो डैमेज करें हम। तो जिस एरिया में मैं था पठानकोट में, बनीखेत में, तो वो एरिया था आर्मी वालों को। तो वो ये था कि वहां पे रेड अलर्ट हो चुका था उस टाइम, जो जहां पे था होटल में जाओ, कोई भी कहीं था। और उस समय मैं साइकिल चला रहा था, वहां पे पुलिस ही पुलिस, आर्मी आर्मी जा रही है, और मुझे पुलिस वाला पूछ रहा है कहाँ जा रहा है भाई। तो मगा मैं तो जा रहा हूँ मणिमहेश दर्शन करने। तो उन्होंने बोला इस टाइम वॉर हो चुकी है और तुम मका बस अब जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे रिश्तेदार, उनको झूठ बोलना पड़ा मुझे। तो यही मैंने होटल लिया वहां पे। और सुबह ये था कि मैं सुबह, मतलब मानो 4 बजे मैं सुबह यात्रा निकल गया, और बनीखेत से मैंने 40-50 किलोमीटर 4-5 घंटे में कवर कर लिया था। तो जाके मैं मतलब एक बढ़िया सी जगह पे पहुंचा, क्योंकि चंबा जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और बनीखेत से जो नीचे एरिया है वो सारा पंजाब का है, तलवारा तलूरा वगैरह। अच्छा। तो वो पठानकोट के एरिया, तो वो मतलब सेफ लगा हिमाचल में आने के बाद। तो ऐसी सिचुएशन थी, वो कुछ फेस किया था वहां पे, बट जो भी था महादेव का बुलावा था, वो हो ही गया पूरा। तो आपने पूरी अपनी साइकिल की यात्रा में सिर्फ एक ही दिन कमरे में रहे आप? नहीं, रात को रहा था। रात को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके अलावा आप जो है चलते रहे, बस महादेव का नाम जपते रहे? हाँ जी, बस यही था कि बस महादेव के दर्शन करने, उसके बाद बस बुलावा आ जाए कि पाकिस्तान पे अटैक करने मौका मिल जाए। मन में ये था कि एनसीसी को बुलावा आ जाए, क्योंकि पूरा पूरा ये था 99% की वॉर होगी, बट जो भी था चलो बढ़िया ही हुआ। अगर हम वॉलंटियरिंग की बात करें तो हमने देखा भी कि पंजाब में, चंडीगढ़ में कुछ समय पहले जब वॉलंटियरिंग की बात की गई, अगर आपको बुलाया जाए तो हेल्पिंग के लिए वॉर जोन के टाइम, तो उस टाइम कितने लोग आ सकते हैं? तो उस टाइम जो उनका ग्राउंड था वो 5-6 गुना बढ़ गया था। ये तो इतने हमारे आजकल के युवा में लगन है अपने देश के प्रति, तो जो कि कुछ साल से बढ़ती जा रही है, और वो देख रहे हैं जैसे कि वो बढ़ती रहेगी, तो जितनी बढ़ेगी उतना ही हमारे भारत को ग्रोथ मिलेगी। तो आप हमारे हमारे तो मतलब हम सबके हिमाचल को किस प्रकार देखते हैं कि उसमें आप क्या चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आगे सभी जनों को? जैसे कि आप सभी को पता है कि देवभूमि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है। तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे आना चाहते हैं, आते भी हैं, सही है वो। हम भी मतलब हमें भी बहुत अच्छा लगता है भी, हमारे माँ बाप ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, हमने अच्छे कर्म किए होंगे, यहाँ पे हमें आने का मौका मिला इस देवभूमि हिमाचल में। बस मेरा एक ही है कि अगर आप आते हो यहाँ पे गंद ना ही मचाएं। अगर आपको कोई मतलब सिचुएशन लगती है कि गंद नहीं कहीं पे मतलब है नहीं, डस्टबिन नहीं है, तो आप जेब में भी डाल सकते हो, जाके उसको फिर डस्टबिन में गिर सकते हो, क्योंकि देवभूमि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है, तो उसको नष्ट ना ही करें।
हमने सारी बात कर ली आपके साथ, हाँ जी। आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई बात नहीं की। तो थोड़ा आप बताएं कि आपने क्या स्टडी की है और क्या कर रहे हैं, आगे क्या आप करना चाहते हैं? मैंने +2 तक अल्पाइन पब्लिक स्कूल नालागढ़ से किया था। उसके बाद मेरा मोटिव था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। तो उसके बाद मैं एनसीसी में चल गया पीजी कॉलेज में, जो कि हमारे नालागढ़ में ही है। तो उसके बाद मैं भर्ती भी लगाई, मैंने ग्राउंड वगैरह सब क्लियर करा, बट मैं चेस्ट में रह गया था बस। वहां से थोड़ी होप भी टूटी। उसके बाद फिर वो कुशनामा रूल बन गया था, जिससे कि रिटर्न जितने भी किसी के भी थे रिटर्न वो कैंसिल हो चुके थे। उसके बाद होप भी टूट गई। फिर मैं उसके बाद किसी भर्ती में गया ही नहीं। फिर ये था कि मतलब अब जो हो गया हो गया। बस ये बाकी मैंने बीकॉम करी है पीजी कॉलेज से। उसके बाद मैं एमबीए भी कर रहा हूँ अभी साथ-साथ, और फ्रीलांसिंग घूम भी रहा हूँ महादेव की नगरी में। तो आप फ्यूचर में क्या सोचते हैं कि आपको कितनी ग्रोथ आगे करनी चाहिए? ग्रोथ का कुछ नहीं पता, बस जो महादेव ने लिखा होगा बस उसी पे चले। मगर फिर भी आपका कोई प्लान तो होगा कि मैंने अभी थोड़े टाइम में ये करना है, थोड़े टाइम में ये अचीव करना है। बस लेट्स सी, 1-2 महीने में आप सभी को पता ही लग ही जाएगा। हम तो जरूर वेट करेंगे उसका। तो उसके बारे में आप बताओ कि आप क्या लेके भी जाते हैं साथ में? साथ में अब ये है कि अब मैं मतलब पूरा हिमाचल घूमने में कम से कम आपको 5-6 साल लग जाएंगे अगर प्रॉपर आपने हिमाचल घूमना है। तो ये है कि मेन मैं जगह पे जा चुका हूँ। बस मेरा ये मोटिव है कि जो जाना चाहता है मेरे साथ मैं उसको भी लेके जा रहा हूँ। रिसेंटली मैं फर्स्ट टाइम एक ट्रैक लेके गया था चूड़धार में। तो अब काफी मैसेज आए हैं जितने भी भाई बहन है हमारे, कि चूड़धार भी जाना है उन्होंने। तो अभी मैं नेक्स्ट 2-3 दिनों बाद भी चूड़धार एक और ट्रैक लेके जा रहा हूँ अपने साथ। तो आपका मोटिव ये हो सकता है आगे जाके कि आप इसी को थोड़ा बढ़ावा दें कि आपके साथ साथ अच्छी जगहों पे, देव नगरियों में, भगवान की नगरियों में आप एक ट्रैवलिंग एजेंसी भी खोल सकते हैं? देखो ये तो इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। बस मेरा मेन मोटिव कहने का ये है कि दुनिया क्लबों में जाती है, दारू पी रही है। ठीक है, चलो जो भी है पीने के लिए बनाई है, जो पीता है उनके लिए ठीक है। बट आप देखते होगे क्लबों में आजकल क्या-क्या हो रहा है। चंडीगढ़ चले जाओ आप, बहुत गंदे डला है। उसके बाद क्या हो रहा है? मेरा मेन मोटिव है कि इन चीज़ों से अच्छा आप महादेव की नगरी में घूमें, कहीं भी मतलब अपनी श्रद्धा रखें। तो ये चीज़ें करने से अच्छा है कि मेरे साथ जुड़े और मणिमेश हो गया, श्रीखंड हो गया, मैं आप सभी को वहां तक पहुंचाऊंगा। ये है कि महादेव की नगरी में जाएं और अच्छा वहां पे बहुत अच्छा फील होता है जाके। तो ये भी चंडीगढ़ से अच्छा है कि हमारा देवभूमि हिमाचल घूमो। बिल्कुल सही है। हमारा देवभूमि हिमाचल इतना तरीके से आप घूम सकते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी-अच्छी प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक जगहें हैं, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि पूरे वर्ल्ड में कहीं मिल जाएंगी आपको। तो आप हमारे दर्शकों को एक छोटा-सा ट्रैवल गाइड दो कि अगर वो किसी ट्रैक पे जा रहे हैं, सोलो हो या ग्रुप में हो, तो आप अपने साथ क्या-क्या नेसेसिटी, क्या-क्या इमरजेंसी किट, क्या-क्या चीजें रखें? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं बाइक पे ज्यादा ट्रेवल करता हूँ, क्योंकि मेरा ये है कार भी मतलब सब कुछ होता है हर एक इंसान के पास मोटिव जाने का। मेरे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि आप बाइक पे जाओ। ट्रैफिक से भी बचोगे, हर चीज से बचोगे। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप देखते भी होंगे मैं सोलो भी जाता हूँ कई बार। तो ये है कि अपने साथ हमेशा कुछ ना कुछ एक मेडिकल किट हमेशा होनी चाहिए, चाहे आप ट्रैक पे जा रहे हो या बाइक राइडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो मेन ये है कि अपने साथ मेडिकल किट होगी। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ ना कुछ आपके पास डबल फोन होने चाहिए। आप देख रहे हो आज के टाइम पे आईफोन होते हैं जिनकी बैटरी आपको पता है खत्म हो जाती है। तो ये एक आपके पास इमरजेंसी के लिए फोन भी होना चाहिए। और हो सके बीएसएनएल की सिम लेके जाएं, क्योंकि आप जितने भी यात्रा देखोगे वहां पे एयरटेल जियो नहीं चलते हैं। आपकी कभी भी आप यात्रा करते हो तो बीएसएनएल की सिम वगैरह लेके जाएं और मेडिकल किट लेके जाएं। जो भी इमरजेंसी किट्स है वो हमेशा अपने साथ कैरी करें, चाहे छोटा ही ट्रैक क्यों नहीं है आपका। नोकिया 1100 इज नेसेसरी। बेस्ट है वो। चाहे जितनी बार नीचे गिर दो वो नहीं टूटेगा। हर ट्रैकिंग में अगर पहाड़ से नीचे गिरे तो जाते फिर उठा लेना, ना उसको कोई चोरी करेगा ना वो टूटेगा। तो अभी आपने दारू की बात की, तो हमारा हिमाचल किस तरफ जा रहा है? आपको लगता है कि हमारा हिमाचल जो नशे में थोड़ा गिर सा गया है वो बच जाएगा? क्योंकि ये थोड़े बॉर्डर एरिया से कनेक्टेड वाले इलाकों के साथ रहता है, जैसे पंजाब हो गया और ऊपर वाला एरिया अगर हम देखें जम्मू कश्मीर हो गया, तो नशों से क्या उभर पाएगा ये? अब देखो, जो नशे में लग चुका है वो नहीं, जो अब देख सकते हो मेरे को हुआ है नशा पहाड़ों का, तो मैं पहाड़ों में घूमता हूँ। अब जो भी नशे में बढ़ चुका है उनके लिए यही है कि अपने माँ बाप को देखो भाई, जिन्होंने इतनी मुश्किलों से पाला है। बाकी ये है कि जिसने नशा करना है उसको बोल के भी फायदा नहीं है। आप जितना मर्जी समझा लो किसी को, वो जिसने नशा करना है वो करेगा ही। जी बिल्कुल। बट अब अपकमिंग कोई भी देख रहा है, कोई बच्चा है, पहाड़ों का नशा करो, काम का नशा करो। यही है जो है अपने माँ-बाप के, बस जो वो बोलते हैं वो करो भाई। नशे में कुछ नहीं रखा है, वो बर्बाद हो चुके हैं बड़े से बड़े लोग। आप देख रहे हो कि करोड़ करोड़पति बंदे जो आज
रोड पे आ चुके हैं, तो कुछ नहीं बराबर रखा हो इस गए चीज में। हैं। पहाड़ों का और नशा करो, सबसे बेस्ट है पहाड़, घूमो फिरो ऐश करो, बेस्ट है। और अगर आपने नशों से बचना है ना, तो पहले खुद को बचाओ और अपने साथ सिर्फ एक को बचाओ। अगर आप इतना भी बहुत कर लेंगे ना, तो इस बात को अगले पॉडकास्ट, मतलब 5वें पॉडकास्ट तक ले जाने की कोई बात नहीं बचेगी, ये वाले टॉपिक को फिर से ले जाने के लिए। तो हम मिले आशु भाई से, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वाली चीजें दी इन्होंने। और मैं तो चाहता हूँ कि जो आप अभी प्रोग्राम अभी चला रहे हैं अपना, जो आप बोल रहे हैं अभी 2-3 महीने में आप इंडिया के 5वें नंबर पे आएंगे, तो हम चाहते हैं कि आप जरूर, और आप ऐसी चीज जरूर करें जिसमें आप इंडिया के पहले नंबर के बंदे बने। बस ये मेरा मेन मोटिव है कि नालागढ़ वाले भी किसी से कम नहीं है, देवभूमि हिमाचल वाले भी किसी से कम नहीं है, बस ये मोटिव है। बिल्कुल, हमारा हिमाचल जो है बढ़ रहा है, ग्रोथ पे है। और शुद्ध टॉक्स के माध्यम से मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ कि हम पूरे हिमाचल को उस लेवल पे लेके जाएंगे जिस लेवल पे बाकी सिटीज है हमारे इंडिया में, बाकी स्टेट्स है हमारे इंडिया में। और फिर उसके बाद हम आगे, तो जब बराबरी पे आ जाएंगे तो किसी से कम नहीं होंगे। तो मिलते हैं हम फिर। आशु भाई थोड़ा सा हमारे चैनल को प्रमोट कर दो, आपके नालागढ़ वाले वासी सारे देख ले। हर हर महादेव जी, मेरा नाम है आशु और मैं हूँ देवभूमि हिमाचल से। तो आप देख सकते हो कि मैं नालागढ़ की हर एक आपको चीज बताता हूँ, बट आप सभी को एक बात बोलूंगा कि जब भी कोई स्टार्टिंग करता है ना, तो आपने मेरी ही जर्नी देखी होगी। जब मैं स्टार्टिंग में अपनी जर्नी शुरू करी थी, तो मेरा बाइक भी तोड़ा था कई लोगों ने। जब आप सभी को, जिसको पता है, जो मेरे साथ स्टार्टिंग में जुड़ा है, तो ये कि अपकमिंग में हमारे नालागढ़ वाले जितने भी भाई देख रहे हैं, मेरे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, वो सभी जरूर इनको सपोर्ट करें। बहुत ना छोटा सा ये बस रिगार्ड है हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से रिगार्ड है ये। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो लाइक करें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें शुद्ध टॉक्स, और ऐसे देखते रहें। हर हर महादेव।